सो मेरे प्यारे बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड बिलीव मी, इसके अंदर सब कुछ है, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, मेरी गारंटी। बस आपको ईमानदारी से करना है। इसके अंदर मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं, ईच एंड एवरीथिंग इन अ चैप्टर। 1-1.5 घंटे अगर आपने ईमानदारी से, ईमानदार होना इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टली अगर मेरे को सुन लिया, अगर ये 7 नंबर का चैप्टर है पूरा आएगा। इसमें बड़ी मेहनत, बहुत दिल लगाया मैंने इसके अंदर, ठीक है। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसके अंदर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी तो कई बार कहते हैं हम, कॉम्प्लेक्स। अब हमें ये सोचना है कि इसको कोऑर्डिनेशन या फिर इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है। इसके लिए मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूं। मैं ना यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर आपको कभी कोई कंपाउंड ऐसा दिखा देता है, देखो समझो जैसे कि NaCl है, ये नमक है NaCl, तो आप बोलते हैं भाई एक सिंपल सा कंपाउंड है, इसको अगर हम पानी में डालेंगे, पानी में, तो पानी में डालने से डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये बहुत सिंपल सा कंपाउंड है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम ये पढ़ रहे हैं, टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर इसी का नाम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, सुनते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये ऐसे एक्चुअली में ऐसा होता है, जैसे Fe है, यहाँ Cn है, यहाँ 6 है, और यहाँ ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और मान लो बाहर कुछ है, मैंने कहा मान लो 2 क्लोरीन है बाई चांस, तो ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर आप खास बात क्या ध्यान रखोगे, अगर आप इसके अंदर पानी डालते हो, पानी, अगर आपने इसके अंदर पानी डाला पानी, तो ये वाला जो पार्ट है ये टूटता ही नहीं है, टूटता नहीं है, बहुत अजीब सा है, कॉम्प्लेक्स है। क्या है कॉम्प्लेक्स वर्ड, समझते हो? बोलते भाई हम एक कॉम्प्लेक्स से रिश्ते में फंस गए, मतलब वो ना टूट रहा है ना क्या, वो कहाँ आ गया अच्छा 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 अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स मतलब अजीब सा है ना। तो देखो, ये सिंपल है और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स। मेरी बात सुन रहे हो? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसका नाम क्यों कहते हैं, समझ में आ गया? क्योंकि ये पानी के अंदर पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होता, पूरी तरह डिसॉल्व, ये टूटता नहीं है। ब्रैकेट के अंदर जितना भी सिस्टम है, कुछ भी टूटेगा नहीं। तो यही हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यही हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बेटा बात नहीं। तो मुद्दा यह है कि आज हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है बहुत डिटेल में। अब बात करते हैं छोटी सी और। यहां लिखा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या, वो समझते हैं हल्का सा। तो इसके अंदर आप डेफिनेशन खुद पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। इसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन भी कह सकते हैं। तो मान लो मैंने कहा कि M पॉजिटिव कुछ है, M+2 यहां पर है, तो आसपास कुछ जैसे Cl- या फिर NH3, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा। देखो अभी ये न्यूट्रल है, ना प्लस है ना माइनस है, पर इसके पास इलेक्ट्रॉन है। वैसे Cl- तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोग इस पॉजिटिव को अप्रोच करते हैं, क्या करते हैं, अप्रोच। तो अप्रोच करने की वजह से इनके बीच में एक बॉन्डिंग बनती है। क्या बनती है इनके बीच में, एक बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग की वजह से जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो सेंटर में होता है। ऐसा मान लो हम सेंटर में इसको रखे, बाकी यहां से अमोनिया आया, उसने जाके यहां पर अप्रोच किया, यहां से Cl- आया, जाके अप्रोच किया। तो एक सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच, जो इलेक्ट्रॉन वाले हैं, वो जाके अप्रोच करते हैं। अप्रोच करने से एक रिश्ता स्टेबलाइज होगा, एक बॉन्डिंग स्टेबलाइज होगी और कंपाउंड बनके तैयार होगा, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़िए हल्का से, क्या लिखा है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। मतलब एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, उसके आसपास एक न्यूट्रल बंदा आएगा या उसके आसपास कोई नेगेटिव वाला बंदा आएगा, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका नाम कॉम्प्लेक्स भी क्यों पड़ा, समझ में आ गया? कॉम्प्लेक्स इसलिए पड़ गया क्योंकि ये बहुत जटिल होता है, जल्दी टूटता नहीं है, पानी में पूरी तरह आयोनाइज नहीं होता है। तो ये पहला हमारा मुद्दा खत्म होता है, इंट्रोडक्शन। अब हम काम की बातें करेंगे आगे। आई होप आपको बातें समझ में आ गई हो, समझ में आनी चाहिए, है ना। अब छोटी छोटी बातें देखिए। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैंने एग्जांपल लिया है FeCN6Cl4, FeCN6Cl4। अब मुद्दा यह है कि यहां पर कुछ वर्ड्स सीखने, कुछ टर्म्स हमें सीखने फटाफट। पहला क्या है, देखिए, ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, या कहते हैं एंटिटी। क्या कहते हैं इसको, एंटिटी। अब यहां पर यह है सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन, ये एक सेंट्रल मेटल एटम है, और यह है CN मतलब यह है आपका साइनो ग्रुप है। क्या ये, साइनो, और 6 है, कितने हैं, 6। तो ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, और जो जुड़ा हुआ है ना, मतलब आयरन के साथ 6 CN जुड़े हुए, तो इसका नाम होता है 6CN, है ना ये, तो इसका नाम होता है लीगेंड। क्या होता है, लीगेंड। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसे आके लीगेंड जुड़ते हैं, लीगेंड जुड़ते हैं। लीगेंड क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन देंगे। अच्छा, और बगल में जो बाहर होता है उसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेके बेसिक बातें हैं कि सेंट्रल मेटल एटम होता है, लीगेंड होते हैं, लीगेंड इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगर मैं इसको इमेजिन करवाऊं आपको, तो आप इजीली कैसे इमेजिन करोगे कि यहां पर है आयरन, क्या यहां पर, और CN
CN जितने भी दिशाएं पॉसिबल है, इसका कितने हो गए, 5 हो गए, 6, ये सारे CN यहाँ पे बॉन्डिंग में है। ऐसे मैंने रफली बनाया आइडिया, समझे, ये रफली एक बॉन्डिंग बनाया है कि सारे CN इससे जुड़े हुए हैं, और बगल में क्लोरीन है, काउंटर ऐसे ही रखा हुआ है। ये टूट भी सकता है, यहाँ से गायब भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये वाला चीज कभी नहीं टूटेगा, ये टूटता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है बहुत। तो ये बॉन्डिंग को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग ऐसे हो रही है। समझ में आ गया, छोटी छोटी बातें, ये बेसिक बातें थी। अब यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं, एक टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। मैं सेंट्रल मेटल एटम हूं, मेरे को 6 लोग आके जुड़ गए, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। जो कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने लिगेंड्स आपसे जुड़ रहे हैं। दोबारा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कितने लिगेंड्स आपसे जुड़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो बताओ इस क्वेश्चन के अंदर कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, 6, क्योंकि 6 CN जाके आयरन से जुड़ रहे हैं। क्या बात समझ में आती, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ और छोटी छोटी बातें समझते हैं। देखिए छोटी सी बात क्या है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये किसे कहते हैं, देखो कि अरेंजमेंट कैसा है। ये पॉलीहेड्रॉन का मतलब है बेसिकली अरेंजमेंट। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये हमारे पास कोई आयरन है और CN आगे जुड़ रहा है, एक CN यहाँ पर है, एक CN यहाँ 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 है। तो इस अरेंजमेंट का कुछ ना कुछ नाम तो होगा। तो जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो क्या लिखा है, द स्पेशियल, स्पेशल मतलब 3D, क्या मतलब इसका 3D, स्पेस में द 3D अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड। क्या लिखा है ये, लिगेंड एटम्स। समझ में आ गया, द 3D अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम्स। बात समझ पा रहे हो, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कि जो लिगेंड्स है जो जुड़ने जा रहे हैं उसका अरेंजमेंट कैसा है। अब यहाँ पर एक और छोटी सी बात है, ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। बचपन से जानते हो टेट्राहेड्रल का मतलब ये होता है कि मान लो एक कार्बन है, 1H 2H 3H 4H, इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। ये जो मैंने बनाया इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल। तो ये अरेंजमेंट के नाम है कि टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें थी इस चैप्टर के अंदर, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। आपको बस बातों को एक बेसिक लैंग्वेज में, एक सिंपल भाषा में समझना है। चैप्टर आपकी जेब में हाथ डालो, बस जेब फटा नहीं होना चाहिए, वो ना दिक्कत होगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, और दूसरे की जेब में हाथ मत डालना, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, अरे कह रहा पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी, पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी। अरे बायोमॉलिक्यूल नहीं नहीं, वो भी नहीं हो पाएगा। अरे चुप हो जाओ, काम चुप हो जाओ। आगे क्या लिखा है, लिगेंड्स। अब अगला टॉपिक है हमारा, इसके बाद ध्यान देंगे। ये हमने पढ़ लिया कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन मतलब अरेंजमेंट कैसी है। अब काम की बातें करते हैं फटाफट। अगला टॉपिक है लिगेंड्स। ध्यान दो इधर, लिगेंड्स, इसकी बात कर रहे हैं हम, लिगेंड। अब लिगेंड किसे कहेंगे पहले बता चुका हूं मैं, पर यहाँ डेफिनेशन लिख दिया मैंने। हु डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देगा उसको बोलेंगे हम लिगेंड। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आगे एक टॉपिक है डेंटिसिटी। कोई भी एकदम शादी सुनेंगे, कोई आपस में बात नहीं करेंगे, ठीक है प्लीज। मेरे वॉइस के ऊपर किसी और की वॉइस नहीं आनी चाहिए प्लीज, है ना। देखो एक टॉपिक है डेंटिसिटी, मतलब अगर मैं कोई, मान लो मैं कोई लिगेंड हूं, मैं लिगेंड हूं तो मेरा काम है इलेक्ट्रॉन देना। अब मैं लिगेंड हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस हाथ से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, इस हाथ से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो मैं बोलूंगा मेरी डेंटिसिटी, देने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी है 2। इस हाथ से भी दे रहा हूं, इस हाथ से भी दे रहा हूं। मान लो कोई बंदा हाथ से भी दे रहा है, इधर से भी दे रहा है, और भाई इधर से भी इसके गिर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहां से भी गिर रहे हैं, 4 जगह से इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, तो डेंटिसिटी कितने हो गए, 4। तो डेंटिसिटी का मतलब समझ में आ गया, नंबर ऑफ डोनर एटम इन अ लिगेंड। अगर कोई लिगेंड है तो डोनेट करने वाले कितने हैं, वो उसकी डेंटिसिटी होती है। क्या होती है, डेंटिसिटी। जैसे मैंने कहा कि मैं एक लिगेंड हूं और मैं अपने दोनों हाथों से इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो मेरी डेंटिसिटी कितनी हो गई, 2। मैं सिर्फ एक हाथ से इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, 1, यानी कितने एटम्स है मेरे पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए, वो डेंटिसिटी होता है। अब हम बात करते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारा यूनिडेंटेट। क्या नाम है बेटा, यूनिडेंटेट। नाम से पता लग रहा है यूनि मतलब एक, तो जिसकी डेंटिसिटी 1 हो, देने की कैपेसिटी क्या हो, 1। एग्जांपल है NH3, OH-, CN-, NO2-, Cl-, ये सारे होते हैं यूनिडेंटेट। अब अगला है डाइडेंटेट, जिसकी डेंटिसिटी क्या हो, 2, यानी कि मैं एक लिगेंड हूं और मैं दोनों हाथों से इलेक्ट्रॉन बांट रहा हूं, तो मेरी डेंटिसिटी क्या हो गई, 2। ठीक है। अब यहां पर देखो इसका एग्जांपल क्या है, ध्यान से देखेंगे तो एग्जांपल से प्यारे बच्चों, यहाँ पर CH2 CH2 NH2, देखो CH2 CH2 NH2 NH2, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो ये होगा इसकी डेंटिसिटी 2 होगी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन। इथेन 1,2, मैं चाटा मार दूंगा खींच के, फोन क्यों यूज कर रहे हो बेवकूफ। ये क्या है, इथेन 1,2 डाइअमाइन, और इसका सिंबल क्या होता है, EN। अरे ध्यान दो ना इधर, पूरा फोकस करके। 4 दिन बाद पेपर है, बताओ, साड़ी पहन के नाच भी देता हूँ क्या यार,
ये इंटरटेनमेंट की तलाश में। देखो CH2 NH2 NH2, ये ध्यान रखना, EN इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2। और पहले बता दूं, अगर ये 2 बार हुआ तो इधर 20 लगता है, 20 क्या लगता है। अगर ये 3 बार हुआ क्या लगता है, ट्रेस, क्या लगता है यहाँ पर, ट्रेस। तो इसके लिए स्पेशल ध्यान रखेंगे आप, ट्रेस और बेस, कि अगर ये 3 बार हुआ तो ट्रेस लगाना है, 2 बार हुआ तो बिस लगाना है। फ्यूचर में बताऊंगा, अभी तो एक बार ही है तो कुछ भी नहीं लगाया। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो ये बहुत ही बड़े है। ये कौन से वाले बताओ, डाइडेंटेट। इनकी देने की कैपेसिटी कितनी है, 2। एक ही लिगेंड के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। अब नीचे ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइडेंटेट है, इसका नाम है देखो ग्लाइसिनेट आयन। क्या नाम है इनका, ग्लाइसिनेट आयन। अब ये देखो क्या होता है, CH2 NH2 CO-। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। इसका सिंबल होता है ग्लाई। क्या नाम होता है, ग्लाई। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आएगा, बहुत जगह आएगा। इसका सिंबल होता है ग्लाई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये CO-, क्या है, CO-। यहाँ पर एक नेगेटिव यहाँ है, एक नेगेटिव यहाँ है, तो ये कहलाता है ऑक्सीलेटो। क्या कहलाता है ये, क्या बात क्या कहलाता है ये, ऑक्सीलेटो। और ये भी 2 नेगेटिव है, मतलब 2 तरह से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये भी क्या होगा, डाइडेंटेट। आप इसको रीड करो पूरा एक बार बढ़िया से, ये वाला टॉपिक आगे बहुत काम आएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, इन सबके सिंबल और नाम याद रखना बहुत काम आएगा। तुम्हें पता भी नहीं है, मेरी तबियत खराब है, काम कर रहा हूं मैं, 2-3 दिन से सोया भी नहीं हूं मैं। ध्यान दो, पॉलीडेंटेट की बात करते हैं। पॉलीडेंटेट, तो पॉलीडेंटेट क्या होता है, ध्यान देंगे। पॉली मतलब बहुत सारे, वो बहुत सारे एटम्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है EDTA। ये होता है हेक्साडेंटेट, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 6 ऐसी चीज होगी जहां से इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और गायब हो गया, कैसे कैसे कहा गया, कहा, अरे देखता हूँ कहाँ गया, अपने आप गायब हुआ था क्या। तो प्यारे बच्चों, हम थे पॉलीडेंटेट पे। पॉलीडेंटेट का मतलब क्या होता है कि उसके पास बहुत सारे डोनर एटम्स होंगे। हमने एग्जांपल लिया हेक्सा, हेक्सा मतलब 6 वाले, उसका नाम होता है EDTA, मतलब इसके पास 6 डोनर साइट्स होंगे, मतलब 6 एटम्स ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन देने के रेडी है एक ही बंदे के अंदर। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट नाम होता है, ध्यान रखना फुल फॉर्म। अब एक टॉपिक होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड, ये एग्जाम में आता है, एम्बीडेंटेट लिगेंड। इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ है कि एक मोनोडेंटेट लिगेंड हो गया होगा, मोनोडेंटेट लिगेंड, लेकिन शर्त ये रहेगा कि उसके अंदर ही 2, जैसे मैं समझा रहा हूं, देखो जैसे मैंने कहा एक CnHCl, या एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो, NO2 ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल, NO2- है, तो ये एक मॉलिक्यूल, और ये है यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट का मतलब क्या, यूनिडेंटेट का मतलब यूनिडेंटेट एक दे सकता है। लेकिन इसमें भी एक खास बात है कि अगर देगा तो एक बार ही, या तो ऑक्सीजन साइड से दे या नाइट्रोजन साइड से दे, मतलब एक बार में एक बंदा ही बॉन्डिंग करेगा। लेकिन इसके पास एक और ऑप्शन आ गया कि ऑक्सीजन से भी कर सकता है और नाइट्रोजन से भी कर सकता है, तो हम बोलेंगे ये है एम्बीडेंटेट। क्या है, अगर तुम्हें याद करने का ट्रिक चाहिए तो एक मूवी था, साउथ मूवी, जिसमें अम्बी था, अम्बी जानते हो, अपरिचित में। तो एक ही वही बंदा तो एक ही रहता है, लेकिन कभी एकदम से मारने जाता है, और अरे मारने जाता है ना वो, अरे अम्बी जानते हो, अम्बी, अपरिचित, हाँ, जिसमें पर्सनैलिटी अलग अलग थी। तो वही वाली बात है, वही क्या जाएगा, एम्बीडेंटेट। ऐसे बजाओ, एम्बीडेंटेट में क्या होता है कि बंदा दिख रहा है कि भाई मैं NO2 हूं, मैं हूं मोनोडेंटेट, क्या हूं मैं। लेकिन इसके अंदर भी खासियत है कि भाई है तो मोनोडेंटेट, पर ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है। तो वही वाली बात है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स which can coordinate through more than one site, यानी जैसे एग्जांपल है NO2, तो ये N से भी कर सकता है, O से भी कर सकता है, Cn में N से भी होता है, C से भी होता है, यहाँ पर भी सेम। समझ में आ गया ना। तो छोटी छोटी बातें थी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद जस्ट बढ़ जाए आगे। देखो अगला टॉपिक है चिलेशन, जो एग्जाम में आता है इसके ऊपर, ठीक है, मैंने क्वेश्चन भी लिखा है। देखिए चिलेशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चिलेशन होगा तो मजा आएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो चिलेशन यानी चिल, ऐसे समझ लो। इसमें होता क्या बता रहा हूं, देखो जब भी कोई डाई, क्या मतलब मैंने, जब भी कोई डाई, बात समझ पा रहे, एक सेकंड रुको। सो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, चिलेशन पे थे। चिलेशन वर्ड से समझ जाओ, चिल हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। होता क्या है, जैसे मैं सेंट्रल मेटल एटम हूं, मैं एक मेटल हूं, मान लो मैं आयरन हूं, आयरन, और मुझ पे पॉजिटिव चार्ज है बाई चांस। अब मैं पॉजिटिव चार्ज मतलब मैं इलेक्ट्रॉन का भूखा, इलेक्ट्रॉन का क्या हूं, और कोई आए अपने दोनों हाथों से मेरे में इलेक्ट्रॉन भर रहा हो, ले भाई खा ले, तो मैं तो स्टेबल हो जाऊंगा ना। हाँ, तो यही होता है चिलेशन। चिलेशन में क्या होता है, जब कोई डाई या पोली बंदा है, डाई मतलब जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 तरह से इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति हो, पोली मतलब जिसके पास 5-6 तरीके से इलेक्ट्रॉन देने की शक्ति हो, जब वो किसी सेंट्रल मेटल एटम के पास जाके जुड़ता है, तो जो चीज बनके तैयार होगी बड़ी स्टेबल होगी। बड़ी क्या होगी, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं, मैं सेंट्रल मेटल एटम हूं, और तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो भर के, इधर से भी, इधर से पूरी तरह भर के दे रहे हो इलेक्ट्रॉन, तो मैं तो स्टेबल हो ही जाऊंगा ना। वही वाली बात है। देखो क्या लिखा है, देखो पढ़ो, डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड अटैच, क्या हो रहा है, अटैच टू सेंट्रल मेटल, क्या लिखा है, सेंट्रल मेटल एटम बाय 2 और मोर डोनर एटम, बाय 2 और मोर, क्योंकि भाई जब डाई और पोली है तो 2 से ज्यादा से जुड़ेगा ना वो, मेक कॉम्प्लेक्स स्टेबल, दिस इज कॉल्ड चिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, चिलेशन। बटर चिकन काटना भूल गया था मैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चिलेशन, दिस इज कॉल्ड चिलेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पर आयरन है, देखो आयरन है, ये आयरन है, आयरन को, और आयरन को इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, तो एक प्रकार से एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया, ये
एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, और इससे मतलब एक तरह से देखो ना, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। समझो मेरी बात को? तो चिलेशन यही होता है, ये क्या होता है हमारा चिलेशन। आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो। जैसे ये देखो, देखो जैसे CO EN थ्राइस, अब बोलोगे EN तो हम भूल गए, याद करो EN का मतलब ये था CH2 NH2 NH2, याद है आपको, जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन के पास था ना। तो सोचो यहाँ पर EN थ्राइस है, यानी इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सोचो क्या होगा। अब पहले 2 थे, अब 3 से मल्टीप्लाई करने से कितने हो गए 6। तो सोचो जब 6 जगह से कोबाल्ट को मजा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो क्या स्टेबल होगा नहीं होगा? तो ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा स्टेबल। तो वैसे एक क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या देखो, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर, यहाँ पर कोबाल्ट Cl6 या फिर कोबाल्ट EN थ्राइस, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? यहाँ पर हो रहा है चिलेशन, क्या हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि जब भी कोई डाई या पॉलीडेंटेड लिगेंड जाएगा तो ज्यादा तरीके से इलेक्ट्रॉन देगा और उसको स्टेबल बनाएगा। तो चिलेशन की वजह से कॉम्प्लेक्स स्टेबल हुआ है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए आगे क्या बात करनी है। देखिए अब टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब मैंने आपको अभी बताया नहीं है ठीक से, पर कोऑर्डिनेशन नंबर बता दे रहा हूं ठीक से। कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई कितनी जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कितनी जगह से। आपको पता होगा EN के अंदर इथाइलिन डायमाइन या फिर इथेन 1,2 डायमाइन, उसमें 2 जगह से क्या मिलता है इलेक्ट्रॉन, और ये 3 से मल्टीप्लाइड है। इसका मतलब कितनी जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है बताओ। तो आप बोलोगे सर 6 जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर से याद रहेगा कि कितनी जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, कितनी जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। वैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कोबाल्ट के बगल में है Br2, कोबाल्ट के बगल में क्या है Br2, और EN कितनी बार है 2 बार, तो 2 ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कोई बात नहीं भाई। और EN का मतलब 1 के अंदर 2, तो 2 के अंदर 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। 4 यहां से आएगा, 2 यहां से। अब देखो यहाँ पे लिखा है C2O4, अगर आपको याद हो C2O4 ऐसा था COO माइनस, तो अब बताओ क्या होगा सोचो। तो यहाँ पर 2, 1 के अंदर 2 होता है, 3 के अंदर कितना हो जाएगा 6। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर वाली बात आप ध्यान रखेंगे। अब अगला टॉपिक रहेगा हमारा IUPAC नेमिंग। क्या रहेगा IUPAC? अब IUPAC नेमिंग के लिए मैं आपको क्वेश्चन से सिखा दूंगा, सारा ट्रिक से सिखा दूंगा, पर कुछ बातें आप याद कर लो बेसिक। ये बहुत बेसिक बातें हैं, बाकी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, जो मैं भी आगे कराने वाला हूं। IUPAC नेमिंग में बेसिक क्या रहेगा, लिगेंड्स के लिए क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरिडो, CN को बोलेंगे साइनो, NH3 को अमाइन डबल M वाला, और NO2 को बोलेंगे नाइट्रो N, ONO को बोलेंगे नाइट्रो O। मेरी बात समझो, याद करना पड़ेगा ये। तो H2O को एक्वा बोलते हैं, और मिथाइलिन अमाइन CH3NH2 को बोलते हैं मिथाइलिन अमाइन। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे आप लोग, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। और मेटल और नेगेटिव कोऑर्डिनेशन, ये एग्जांपल समझ में आएगा। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर, जैसे मैंने ऐसा लिखा देखो FeCl4, यहां लिख दिया -3, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर कभी माइनस का साइन आए, कोऑर्डिनेशन कभी माइनस हो जाए, तो आयरन को बोलते हैं फेरेट, PD को बोलते हैं पैलेडेट, Ag को बोलते हैं अर्जेंटेट, Au को बोलते हैं ऑरेथ। क्या बोलते हैं? ऑरेथ। ऑरेथ की लग रहा है पर ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें देखो, सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर ये बेसिक बातें आपको याद हो जाए, देखो Fe फेरेट, PD पैलेडेट, Ag अर्जेंटेट, Au ऑरेट, और ये तो बस सिंपल ही है। इतना अगर आपको याद हो जाए कि 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, तो मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक, उससे तुरंत आपके IUPAC नेम हो जाएंगे। सो प्यारे बच्चों, IUPAC नेमिंग करेंगे, उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं गहराई से। क्या बातें बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से, कि जब भी EN वाला हो ना, तो डाई की जगह पर बेस इस्तेमाल करना है, ट्राई की जगह पे ट्रिस। ये मैंने आपको पहले बता दिया, फिर भी यहां मेंशन कर दिया। आप ट्रिक पे आते हैं, IUPAC नेमिंग के ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक ये रहेगा कि जब भी कोई क्वेश्चन होगा ना, तो जो साइड में होगा, देखो ब्रैकेट के साइड में होगा वो साइड में लिखेंगे, और ब्रैकेट के इस साइड जो होगा उसको भी साइड में लिखना। लेकिन अंदर क्या होगा, पहले लिगेंड का नाम लिखना है, बाद में मेटल का नाम लिखना है। पहले लिगेंड का नाम लिखना है, बाद में मेटल का नाम लिखना है। अब मैं समझाता हूं क्वेश्चन के थ्रू, तभी समझोगे। स्टेप 1, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि भाई साहब इसका IUPAC नेम लिखो, तो स्टेप 1 ये होगा, सबसे पहले जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है, जैसे कोबाल्ट, आयरन, निकल, क्रोमियम, उसको X मान लिया। अब देखना है किसके ऊपर चार्ज होता है, क्या अमोनिया न्यूट्रल होता है, तो चार्ज हो गया उसका 0। क्लोरीन का चार्ज कितना होता है -1, और इक्वल टू में पता है कहां लिखना है, इक्वल टू में ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज लिखना है। अब ब्रैकेट के ऊपर कैसे आएगा खुद निकालना पड़ेगा। देखो अगर बाहर Cl है, बाहर अगर Cl है और 2 है, तो बाहर होगा -2, बाहर क्या होगा, तो इसके ऊपर क्या होगा +2। जैसे कि Na प्लस और Cl माइनस होता है ना, जैसे Na पर Cl, Na प्लस Cl माइनस, वैसे अगर बाहर Cl का -2 है, तो इसके ऊपर क्या आएगा प्लस का 2। तो आपको इक्वल टू में किसका साइन रखना, समझ में आ गया? इक्वल टू में हमेशा साइन रखना है कोऑर्डिनेशन के ऊपर कितना आ रहा है, बाहर की हेल्प से पता लगेगा। तो यहां से X की वैल्यू निकालोगे, तो ये -1 तो चला जाएगा 3, तो इस थर्ड को लिख देंगे, ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है? कई बार तो एग्जाम में यही आता है पूछने के लिए, बताओ कि सेंट्रल मेटल जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो पहला स्टेप IUPAC नेम में आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। दूसरा स्टेप क्या होगा, क्या ब्रैकेट के साइड में कोई बंदा है क्या, नहीं है, तो यहां पर भी आपको कुछ नहीं लिखना। देखो ये आप एक बार अपने मन में ब्रैकेट लगाओ, मन के अंदर, कि ब्रैकेट के अंदर कौन कौन है, कोबाल्ट है, NH3 है, Cl है, तो यहां तक आप ये देखो, लास्ट में Cl है ना, Cl, इस Cl को सीधा हम क्लोराइड बोल देंगे। क्या बोलेंगे? क्लोराइड। तो अभी ये मुद्दा नहीं है, ये तो बहुत इजी है, ये तो हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं। मुद्दा ये है कि काम करना है कैसे। ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है भाई साहब बहुत सिंपल ट्रिक क्या कहता है कि साइड वाले की चिंता मत करो, मेन आपको अंदर वालों का नाम लिखना है। किसका लिखना है? अंदर वालों का नाम। और लिखे कैसे, तो देखो कोबाल्ट को X मान के सब करके आपने निकाल लिया ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकाल लिया? ऑक्सीडेशन नंबर।
देखिए अमोनिया न्यूट्रल होता है पता है। अब नाम लिखने के लिए ट्रिक ये है कि पहले लिगेंड लिखो। क्या लिखो? देखो ब्रैकेट के साइड वाले का नाम सेम रहता है, पर इस वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट के साइड में कुछ है ही नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लिगेंड इस्तेमाल करेंगे। साइड वाले साइड में लिगेंड और मेटल ऐसे लिखना है। तो इसमें लिगेंड कौन कौन है? एक तो NH3 लिगेंड है और एक है क्लोरीन। तो NH3 का नाम है A से स्टार्ट होगा, अमाइन, क्लोरीन का C से। तो पहले आप लिगेंड में इसका नाम लिखोगे, और ये 5 बार है तो पेंटा, तो आप बोल दोगे पेंटा अमाइन, डबल M वाला पेंटा अमाइन। उसके बाद आएगा क्लोरीडो, क्या नाम है? क्लोरीडो। तो लिगेंड खत्म हो गया। लिगेंड के बाद हम लिखते हैं मेटल। कैसा लिखते हैं? मेटल। तो मेटल कौन है? मेटल कोबाल्ट। कौन है? तो मेटल लिख दिया हमने कोबाल्ट। क्या लिख दिया? कोबाल्ट। क्या लिख दिया हमने? कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया 3rd। तो आपका अंदर काम हो गया पूरा, आपने लिख दिया, सबका नाम लिख दिया। अब साइड में कौन बच गया? क्लोरीन। तो क्लोराइड यहाँ पे लिख दिया हमारे पास। छोटी सी बात थी। अब अगले क्वेश्चन से और समझेंगे फटाफट फटाफट समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये देखो। क्वेश्चन में देखो साइड में कुछ है क्या? इस बार साइड में कुछ भी नहीं है। इस बार दोनों कहीं भी कुछ भी नहीं है, साइड में कुछ भी नहीं है। इसको एक्स माना। ये है NO2। क्या है? NO2 पर -1 होता है, तो 3 है तो -3 हो गया। फिर NH3 है, 0 हो गया। और इक्वल टू में क्या रखते हैं? इसके ऊपर का चार्ज नहीं दिया तो 0, कुछ दिया ही नहीं है तो 0 लिख दिया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो साइड में कुछ भी नहीं है, तो इस बार साइड में कुछ भी नहीं है। तो सिंपल पहले लिगेंड। लिगेंड कौन है? एक तो नाइट्रो है, नाइट्रीटो है, एक नाइट्रीटो है और दूसरा क्या है? अमाइन। तो पहले अमाइन का लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेट में पहले ए आता है। तो ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन लिख दिया। फिर यह है नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो NO2 को हमने बोला था नाइट्रीटो N। कितनी बार है ये? 3 बार। तो ट्राई नाइट्रीटो N। फिर कौन आएगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3rd। बात समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है। वैसे ही आप देखो ये वाले क्वेश्चन जो मैं बातें कर रहा था आपसे, ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन में, ध्यान देंगे। अगर यहाँ पर पोटेशियम है, क्या ये आपको पता होगा? पोटेशियम जो है सोडियम की फैमिली का है। सोडियम पोटेशियम सब एक ही फैमिली के। सोडियम पे 1 होता है, पोटेशियम पे भी 1 होता है। तो यहाँ पर कितने पोटेशियम है? 3। तो यहाँ पर होगा 3 पॉजिटिव। क्या होगा? अगर इस बंदे पे 3 पॉजिटिव है तो ऊपर क्या होगा? 3 नेगेटिव। ध्यान रखना, क्योंकि ये Na+ है तो ये पूरा क्या हो गया? Cl-। अब मुद्दा यह है कि इसको x मानेंगे, हमेशा x मानते हैं। Cn पे हो जाएगा -6, इक्वल टू में यहाँ का चार्ज कितना है? -3। तो x कितना आ गया? +3। अब मुद्दा यह है कि जो साइड वाले साइड में लिखना है, इस बार साइड में है तो पोटेशियम की जगह पर क्या आ गया? पोटेशियम। बस यहाँ पर पहले क्या लिखते हैं? लिगेंड। तो लिगेंड कौन है? साइनो। तो हेक्सासाइनो लिगेंड हो गया। तो और ये क्या है? आयरन। क्या है? आयरन। आयरन 3rd। लेकिन आयरन का नाम मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस साइन आ जाए तो अलग अलग नाम याद करने के लिए मैंने कहा था आपको। मैंने कहा था देखो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर माइनस आ जाए तो ये नाम होता है फेरेट, पैलेडेट, अर्जेंटेट और अर्थ। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, अब ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने वही इस्तेमाल किया है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस आ गया तो मैंने क्या बोल दिया बताओ? क्या बोल दिया? फेरेट। क्या बोल दिया इसको? फेरेट। तो कर लोगे ना आप लोग ऐसे? अब अगला देखो। अगला ये क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पर क्या बाहर यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको? 2 प्लस का, 2 प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 2। दोबारा इसको x मानेंगे, क्लोरीन है तो -4 हो जाएगा और इक्वल टू में यहाँ का चार्ज जो कि -2 है तो x यहाँ से आ जाएगा +2। +2 का मतलब है 2। अब नाम लिखने का बारी, तो साइड वाला साइड में रहेगा पोटेशियम। और अब क्या लिखेंगे? पहले लिगेंड बाद में मेटल। तो लिगेंड है क्लोरीडो। क्या है? कितनी बार? 4 बार, टेट्रा क्लोरीडो। और ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस है, क्या ये? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या है? माइनस, तो ये बन जाएगा Pd की जगह प्लेटेट। सेकंड खत्म। अभी नहीं समझ में आया बेटा? अभी तो समझ में आना चाहिए। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, जान लगा देंगे, जान लगा देंगे, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन है? यहाँ पर ऑलरेडी माइनस दे रखा, मतलब ये आयन है। क्या ये? आयन। अब यहाँ पर कोई पंगा ही नहीं है, सिंपल यहाँ पर रूल लगेगा लिगेंड और मेटल, साइड में कोई है नहीं। तो पहले तो x मान लेंगे इसको, x Cn का -2 और बाहर -1 दे रखा है, x = +1। पहला नियम क्या है? लिगेंड। लिगेंड कौन है? साइनो। डाई साइनो 2 बार है तो डाई साइनो। क्या हो जाएगा यहाँ पर? डाई साइनो। यहाँ पर क्या है? Ag। और माइनस वाले के लिए इसका नाम था अर्जेंटेट। देख क्या है पीछे? अर्जेंटेट। और इस कोऑर्डिनेशन में कितना? उसके कितना आया? ऑक्सीडेशन 1 आयन। समझे? तो डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट आयन। नाम लिखना है सबको, आना चाहिए भाई। इतना मेहनत के बाद भी नहीं आएगा तो क्या करोगे? अगला देखो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया मैंने। देखो सुनो क्या लिखा है? COONO। ठीक है, अच्छा यहाँ पर SO4 -2 होगा, पता ना आप लोगों को? तो इसके ऊपर क्या जाएगा? +2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये तो सबको पता होता है यार कि अगर ये नेगेटिव है तो पूरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जैसे ये Na+ है तो वो Cl- हो गया। अब मुद्दा क्या है? x मानेंगे, ये NO2 है क्या एक प्रकार से? तो -1 होगा, अमोनिया पर होता है 0, इसका -1 होगा, अमोनिया क्या होता है? 0, और इक्वल टू में क्या जाएगा? प्लस का 2, x = क्या जाएगा? +3। कोबाल्ट के 99% में +3 आता है। अब मेरी बात सुनो, तो यहाँ पर इसका नाम कैसे लिखेंगे? साइड में है कोई? इस तरफ है क्या? साइड में नहीं है तो साइड वाला आएगा ही नहीं। तो पहले लिगेंड। लिगेंड में अमाइन है और क्या है? नाइट्रीटो O है, पर अमाइन पहले आएगा तो पेंटामाइन। पेंटामाइन, नाइट्रीटो O। फिर मेटल कौन है? कोबाल्ट 3rd और बाहर कौन है? सल्फेट। सेम टू सेम, कोई टेंशन ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ये देखो। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर ये देखो कुछ भी नहीं है, आयन है। क्या ये? आयन। तो हमने बोला पहले क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं लिगेंड। लिगेंड कौन है? पानी। पानी मतलब एक्वा। कितना? 6, हेक्सा एक्वा। ये क्या है? टाइटेनियम। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? x, पानी होता है न्यूट्रल, 0 इक्वल टू में
+3, x इक्वल टू +3 आयन। खत्म। मजा आ गया? किसी को दर्द हुआ क्या? दर्द हुआ? अरे हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। किसको हुआ? किसको? अच्छा, अब इधर देखो, ये वाला देखो फटाफट, बेटा ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अगला क्या लिखा? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एक्स मानना है, सबसे पहला रूल ये होता है कि एक्स, ये एक्स हो गया, इसका 0 होता है अमोनिया का, क्लोरीन का हो गया -1, फिर इसका 0 हो गया, और इक्वल टू में क्या बताओ, अगर ये Cl है तो इसके ऊपर +1। ये समझ में आया? अरे भाई क्या कर रहे हो यार? इसका एक्स, अमोनिया का 0, Cl का -1, फिर अमोनिया का 0, और इक्वल टू में मतलब ये अमाइन की तरह तो है, ये Cl माइनस है तो पूरा क्या आएगा? +1 ब्रैकेट के ऊपर। तो यहाँ से एक्स आ गया 2। नाम लिखने का तरीका, साइड वाले साइड में कोई नहीं है, वो साइड में तो साइड में लिखा है क्लोराइड, बीच में पहले लिगेंड, लिगेंड कौन है? क्लोरीन है, अमाइन है, पहले अमाइन आएगा तो डाई अमाइन, फिर क्लोरिडो, फिर और ये है मिथाइल अमाइन। क्या ये? मिथाइल अमाइन को ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा? प्लेटिनम। क्या आएगा? और ऑक्सीडेशन नंबर है 2, और लास्ट में क्या? क्लोराइड। खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन फटाक से हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अरे देखो यार, देखो क्या लिखा है, देखो ये आपका है कोबाल्ट, ईएन, और ये आयन है। क्या ये? आयन। अब मैंने कहा इन दिख गया, क्या दिख गया? कितने बार? 3 बार। ट्रिस, 3 के लिए ट्रिस, इसका नाम होता है इथेन 1 2। ये है कोबाल्ट, इसको एक्स मानो, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है? तो x - 0 इक्वल टू +3, तो x कितना आ गया? +3, कोबाल्ट थर्ड आयन। खत्म। दिस इज द एंड ऑफ द यूपीएससी नेम। चलो आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, नाउ फाइनली वी हैव कम। पहले बता दूं, आइसोमरिज्म टॉपिक में जनरली क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। बहुत जितना एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ेंगे, बहुत एडवांस पढ़ने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहली बात क्या है, देखिए पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर में आपका आता है आयोनाइजेशन, सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमरिज्म, फिर आपका आता है लिंकेज और कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। इन सबको हम समझते हैं एक ही पेज के अंदर। देखो ध्यान से, दोबारा बोल रहा हूं, जिसने ईमानदारी से सिर्फ ये पेज पढ़ लिया उससे आइसोमरिज्म में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो पहला क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। इसमें क्या होता है? देखो दो मैंने आपके सामने कंपाउंड लिखा है, ध्यान से समझेंगे। 2 कंपाउंड लिखा है मैंने, देखो एक है कोबाल्ट वाला और दूसरा भी है कोबाल्ट वाला। फर्क क्या है? देखो इसमें Br यहाँ पर है, SO4 यहाँ पर है, अगली बार SO4 यहाँ पर है, Br यहाँ पर है। तो जब भी आयंस का आपको दिखाई दे, अदला बदली है, आयंस में कुछ गड़बड़ दिखाई दे, समझ जाओ वो आयोनाइजेशन है। क्या है वो? या फिर पॉसिबिलिटी ये हो कि आयन अंदर बाहर जा सकता है, या आयन में चेंजेस दिखाई दे, समझ जाओ क्या होगा वो? आयोनाइजेशन। फिर अगर देखो सॉल्वेट, जब भी पानी मॉलिक्यूल में गड़बड़ दिखाई दे, समझ जाओ वो हाइड्रेट है। हाइड्रेट मतलब पानी, सोलवेट या फिर हाइड्रेट का मतलब होता है पानी। देखो यहाँ पर पानी है 6, यहाँ पर पानी है 5, पानी में गड़बड़ होती है, समझ जाओ कौन सा आइसोमरिज्म होगा? हाइड्रेट। अगला देखो, अगला है लिंकेज। अगला क्या है? लिंक। लिंकेज मतलब लिंक होना। क्या होना? लिंक। तो यहाँ पर देखो जो बॉन्डिंग है N से हो रखा है, और अगले में बॉन्डिंग किसे हो रखा है? O से। यानी NO2 को हमने ऐसा उल्टा लिख दिया, O से लिख दिया पहले। तो देखो सब कुछ सेम है, फर्क किसमें आ रहा है? फर्क किसमें आ रहा है? बॉन्डिंग में, कि पहले N से बॉन्डिंग है और वहां पर O से। यह है नाइट्रिटो N, और वो क्या है? नाइट्रिटो O। तो किसका फर्क आ गया? लिंकेज का, कि लिंक किससे हो रहा है। तो जब भी आपको ध्यान देना, अगला क्वेश्चन देखो, मतलब इसमें एम्बीडेंटेट वाले होंगे, समझ रहे हो? एम्बीडेंटेट जिनके पास 2 तरीके से बॉन्डिंग करने की शक्ति होती है, तो कभी इससे तो लिंकेज शो करते। आगे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म सिंपल है। आपको अगर एग्जाम में ऐसा कुछ दिखाई दे कि 2 आपको ब्रैकेट दिखाई दे, एक ब्रैकेट पूरा और दूसरा ब्रैकेट का कोऑर्डिनेशन ही होगा, वो बात खत्म। तो इसमें हो क्या रहा है? जैसे कोबाल्ट EN थ्राइस है और क्रोमियम क्या है? CN6। तो अगली बार देखो क्या हो गया है? कोबाल्ट के साथ आ गया है CN, और CR के पास क्या आ गया? EN। मेरी बात समझे? कोबाल्ट EN में है तो अगली बार कोबाल्ट CN में आ गया, CR CN में है तो अगली बार CR EN में आ गया। सिंपल सी बात है। जब भी 2 ब्रैकेट दिखाई दे, अब इसको फील करना, देख के फील करना कितना आसान है ये। जब भी आपको 2 ब्रैकेट दिखाई दे, समझ जाना कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है ये। तो आइसोमरिज्म में ये वाला हो गया, आगे बढ़ते फटाफट। तो टॉपिक रहेगा स्टीरियो आइसोमरिज्म, और ये जो टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी लेवल रहेगा, बहुत एडवांस नहीं पढ़ेंगे इसके ऊपर, क्योंकि आता ही नहीं है। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में हम ज्योमेट्रिकल पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखो, ज्योमेट्रिकल तो आप लोग जानते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में ना 2 तरीके का होता है, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। तो देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिया एनसीईआरटी से। क्वेश्चन कह रहा है प्लेटिनम है, 2 NH3 है और 2 Cl है, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि देखो दोनों Cl एक साइड है, दोनों NH3 एक साइड है, इसको बोलते हैं हम सिस। क्या बोलते हैं? हो कैसे रहा है ये? जब भी एक Cl और दूसरे Cl में ऐसा कुछ बन रहा हो, जैसे ऐसे याद रखेंगे आप, 2 लड़कियां 2 सिस्टर ऐसे करती है ना फोटोज में, तो सिस। मेरी बात नहीं समझे? ऐसा, तो जब भी ऐसा कुछ बन रहा हो ना, ऐसा V बन रहा हो, क्या बन रहा हो? V मिलाने पर V बन रहा हो, तो आप बोलेंगे सिस है। क्या हो? सिस। लेकिन चुप हो जाओ, कोई बिल्कुल प्लेन आ रहा हो, बिल्कुल क्या आ रहा हो, एक Cl और दूसरे Cl में, जैसे देखो एक Cl दूसरे Cl में V बन रहा है, तो सिस बोल दिया। एक Cl और दूसरे Cl में पूरा प्लेन हो तो बोलेंगे उसको ट्रांस। क्या बोलेंगे भाई? ये तो पूरा प्लेन है, ट्रांस। ऐसे मेरी बात नहीं समझे? तो पूरा ट्रांस क्या? हाँ पूरा प्लेन है ना, तो ये ट्रांस हो गया। चुप हो जाओ, कोई बात नहीं। यानी 2 चीज को पकड़ना है, जैसे हमने Cl और Cl को पकड़ा, अगर दोनों में V बन रहा है तो सिस, और दोनों में दूरी आ रही है तो क्या हो जाएगा? ट्रांस। समझ में आया नहीं आया? तो ज्योमेट्रिकल में सिस एंड ट्रांस। ऐसे देखो इस वाले में, देखो ये कोई कंपाउंड है जिसमें कोबाल्ट है, 4 NH3 है और 2 Cl है। कोबाल्ट है, 4 NH3 और 2 Cl है। इस बार Cl को पकड़ लो, तो ये Cl जो है Cl आपस में बना रहे हैं V। क्या बना रहे हैं? और ये जो Cl है आपस में क्या बना रहे हैं? प्लेन, बिल्कुल। तो जब भी ऐसा हो तो ट्रांस होता है, ऐसा हो तो क्या होता है? सिस। तो ये आपका सिस है और ये आपका ट्रांस है।
क्या बात समझ में आ गया? तो ज्योमेट्रिकल में हमारे पास सिस और ट्रांसी है, सिस और। अच्छा, अगर किसी ने इसका फॉर्मुला लिख दिया तो क्या परेशान हो जाओगे? फॉर्मुला कैसे लिख देंगे? लिख देंगे कि भाई साहब कोबाल्ट है, 4 NH3 है, 4 NH3 है, 2 Cl है, Cl2 है, और बाहर एक पॉजिटिव है। बाहर क्या है? तो मैंने बाहर एक पॉजिटिव लगाया, दिख रहा आप लोगों को? पॉजिटिव, बाहर एक पॉजिटिव। तो अगर आपसे बोलेंगे बताओ भाई इसका आप वो बनाओ, सिस बनाओ, बना दोगे? दोनों Cl को साथ में रखोगे, सिस बन जाएगा, और दोनों Cs को अलग दोनों Cl को अलग रखोगे तो ट्रांस बन जाएगा। तो सिस और ट्रांस इजीली कर सकते हो। प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, आइसोमरिज्म में हमारे पास एनसीईआरटी में ये है जो आपसे अगर आए तो एग्जाम में नहीं कर पाते। एक होता है फेसियल, एक होता है मेरिडियनल। आइसोमरिज्म में होता है क्या? सब कुछ सेम रहता है, हल्का सा फर्क होता है। देखो क्या, देखो आपको 3 NH3 दिख रहे हैं, वहां भी 3 ही NH3 होंगे। यहाँ पर क्या होगा? 3 NO, कितने NO2 है? 2 है। यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2 आएगा, मैंने गलत बना दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 3 NO2 है, 3 NH3, यहाँ पर 3 NO2 है, 3 NH3, तो सब कुछ सेम है। फर्क क्या है? अरेंजमेंट का, ज्योमेट्री का फर्क है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, इसका नाम होता है फेसियल। फेसियल कब? जब तीनों NH3 एक प्रकार से एक ऐसे आ रहे हो, ट्रायंगल टाइप में, एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा होगा ना तीनों में, तो इसको बोलते हैं फेसियल। और इसमें क्या है? देखो ये इधर है, एक इधर है। जब ऐसा बन रहा हो तो ऐसा बन रहा हो, देखो ऐसा बन रहा हो कि 2 के सामने मान लो तीसरा वाला है, हर 2 के सामने तीसरा वाला है, तो इसको बोलते हैं मेरिडोनल। क्या बोलते हैं? तो ये मेरिडोनल है और ये है फेसियल। बस इसको लिख लो, एनसीईआरटी से बाहर पेपर कभी नहीं आता, और वैसी बात तो ये सब आएगा भी नहीं, फिर भी मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ ये सब। अब बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए ना आपको सिंपली डायग्राम बनाना होता है। जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि बताओ भाई जो COEN थ्राइस है, इसका आप बताओ कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या। पहली बात तो होता है क्या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म? कि भैया कोई आपके पास कोई कंपाउंड है, उसका मिरर इमेज उसके ऊपर फिट ना हो। जैसे हमने इसका इस हाथ का इमेज लिया और मान लो इसका हाथ का इमेज जो है इसके ऊपर फिट नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर नॉन सुपर इम्पॉसिबल। जब मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर फिट ना हो तो हम बोलते हैं भैया ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है ये। वैसे ये वाला टॉपिक आपका ऑर्गेनिक का होता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। या फिर छोड़ो, काम की बात इतना है कि हमें इसका मिरर इमेज लेना है और देखना है क्या एक दूसरे के ऊपर फिट होंगे कि नहीं होंगे, एक दूसरे की इमेज एक दूसरे के ऊपर फिट होगी कि नहीं होगी। जैसे देखो ये हाथ और ये हाथ फिट हो गया, तो हम बोलेंगे ये सुपर इम्पॉसिबल है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर ये हाथ इस हाथ के साथ फिट ना हो तो हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। तो फिट नहीं होना चाहिए, कुल मिला के नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज होना चाहिए। तो हमने इसका डायग्राम बनाया, हमने बोला देखो यार कोबाल्ट है और EN थ्राइस है, तो देखो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर वो है 6। क्या है? और जब भी किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो डायग्राम ऐसे बनता है। देखो आपने पढ़ा होगा बचपन में, जिसको याद ना बता दूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो तो डायग्राम ऐसा बनता है। देखो 1 2 3 4। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऐसा बनता है। देखो 1 2 3 4 5 6। तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, EN बताया था मैंने 6 होता है, तो हमने लिया कोबाल्ट लिया और 6 लाइन खींच दिया। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन। और कितने EN है? 3 EN है, तो एक EN को यहाँ लगाया मैंने। क्यों? क्योंकि एक ही EN 2 से बॉन्डिंग करता है, पता है आप लोगों को? तो इन दोनों से EN की बॉन्डिंग करा दी। फिर ये वाला EN भी इससे बॉन्ड कर लेगा 2 से, पता है ना आप लोगों को? एक EN 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये इधर उधर से बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया। और +3 है तो यहाँ पर लिख दो +3। अब इसका मिरर, ये है मिरर, अब इसका मिरर इमेज ले रहे हैं मिरर। तो मिरर इमेज लेते वक्त क्या होगा सोचो, इस हल्का से इसको रोटेट कर देना, हल्का सा, ठीक है, रोटेशन कर देना। आप एक स्टेप इधर कर देना, बस। समझे मेरी बात को? नहीं समझे? जो EN यहाँ था ना वो EN यहाँ भेज देना, जो EN यहाँ था वो EN यहाँ भेज देना। समझ रहे हो? एक एक थोड़ा सा आगे पीछे कर देना। तो देखो ये यहाँ बॉन्डिंग हो गई, इन दोनों की बॉन्डिंग यहाँ हो गई, ये यहाँ पहुंच गया। तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे? नहीं। ये वाला बंदा इसके ऊपर फिट नहीं होगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखा रहा है। तो कुछ नहीं करना होता, डायग्राम बना के मिरर इमेज लेना होता है। अब तो बोलोगे हमें कैसे आएगा? पहली बार प्रैक्टिस करके आएगा। कैसे आएगा? प्रैक्टिस करके आएगा। ये डायग्राम बनाना कैसे आएगा? प्रैक्टिस करके आएगा। तो प्लीज नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे अब दोबारा देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? देखो 2 Cl है, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को देखो, 2 Cl है और 2 EN है। 2 EN का मतलब 4, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 के लिए वही करते हैं, प्लेटिनम लिख दिया, 6 डब्बे 6 लाइन खींच दिए, 1 2 3 4 5 6। 2 Cl को यहाँ सेट कर दिया, Cl सेट कर दिया। अब EN है, कितने बचे? 2 EN। एक EN यहाँ रख दिया था कि 2 से बॉन्डिंग कर ले, दूसरा EN यहाँ रख दिया था कि 2 से बॉन्डिंग कर ले। तो एक रैंडम सा स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका मिरर इमेज लो, क्या लो? मिरर। मैंने पहले भी कहा था इसको ऐसे कर देना, आगे क्या कर देना? आगे। तो इस Cl को उठा के आगे कर देंगे। समझ पा रहे हो मिरर इमेज कैसे लेना है? मिरर इमेज लिया तो Cl यहाँ है, Cl यहाँ है, EN यहाँ पहुंच गया और ये वाला EN यहाँ पहुंच गया। तो ये दोबारा क्या है? एक दूसरे को फिट नहीं होंगे, फिट नहीं होंगे तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो ये शो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी हमारा खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, छोटी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात आ रहा हूँ, ध्यान दो इधर। अभी हमने जो वो पढ़ा ना ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, दोबारा बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, फिर भी तुम्हें परेशान होना है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पागल होना तो हो जाना, पर बहुत सिंपल। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आप डायग्राम बनाएंगे रैंडम सा, उसका इमेज मिरर इमेज को थोड़ा सा टर्न करेंगे और देखेंगे क्या दोनों दूसरे पर फिट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो मिरर के सामने रखना पड़ता है। अब देखिए वर्नर थ्योरी, यहाँ से थ्योरी वेरी तो नहीं आती है, पर यहाँ से क्या आता है? एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो वर्नर क्या कहता है? वर्नर कहता है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसकी 2 वैलेंसी होगी। आप रीड करना खुद से, मैं समझाता हूँ। देखो
देखो मैं आपको समझाता हूँ लिख के, देखो मान लो Fe है, यहाँ पर CN6 है और यहाँ पर मान लो Cl2 है। तो कहता है देखो इसकी दो वैलेंसी होगी, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसकी दो वैलेंसी होगी। जैसे मान लो सेंटर मेटल है, दो वैलेंसी क्या होगी, तो दो वैलेंसी में एक होता है प्राइमरी वैलेंसी। क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जैसे NaCl में Na का होता है +1, Cl का होता है -1। तो जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसके अंदर पहला होता है प्राइमरी वैलेंसी। क्या होता है? जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट को रिलेट करता है या ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा होता है। बात समझ में आया? तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कि कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड सेटिस्फाई करता है। तो जैसे यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कितनी, जैसे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी इसकी, तो बोलेंगे आयरन जो है उसका, जो आयरन है ये जो एक कंपाउंड है, कंपाउंड उसके अंदर लिगेंड कितने, लिगेंड तो लिगेंड 6 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी इसकी जो है 6 कितनी जाएगी। तो वर्नर्स की थ्योरी क्या थी? वर्नर सीधी बात कहता है देखो अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी मेटल कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज कॉल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय द लिगेंड। कितने लिगेंड? तो दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए वर्नर्स की थ्योरी थी। अब आगे काम की बातें करते हैं। यहाँ पर सुनो, जैसे यहाँ पर देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। एग्जांपल क्या है? ये हमने एक वही लिया है, क्या लिया हमने? ये ऐसी एक्स छोड़ दो, सिंपल सी बात है। आपको पता है ना बाहर की चीजें आयोनाइज होती है, अंदर की चीजें कभी टूटती नहीं है, पता ना आप लोगों को? तो ये अंदर का पार्ट होता है नॉन आयोनाइजेबल और बाहर का होता है आयोनाइजेबल, जो टूट जाए। अंदर का कभी टूटता नहीं, मैंने पहले बताया आपको। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या लिखा है? सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेकंड, बस ये वर्नर्स खत्म हो गया। और वर्नर्स के ऊपर क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या ध्यान दो। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड। तो सुनो कुछ क्वेश्चन है वर्नर्स के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर हम इसमें पानी डालेंगे, पानी का डालेंगे पानी, तो मैंने पहले बोल दिया कि अंदर का सेम ही रहता है। अंदर क्या रहता है? तो अंदर का सेम रहेगा, तो पूरा का पूरा सेम मिलेगा आपको। लेकिन जो 3 Cl है वो टूट के बाहर निकल जाएगा। तो एक तो 3 Cl मिलेगा और एक पूरा ब्रैकेट मिलेगा। तो कितने टोटल, टोटल कितना हो गए? 4। कितना होगा यहाँ पर? 4। के पास समझ में आ गया? तो ध्यान रखो, छोटी सी बात है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि हमें 4 आयन मिलेंगे, 3 Cl और एक पूरा ब्रैकेट, जब इसे पानी डालेंगे। तो क्या बात समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये किसी बेवकूफ ने लिखा है, ठीक है, डोंट माइंड, आगे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला। अरे अच्छा थोड़ा लगता है, ऐसा लगेगा हम चिकन प्रमोट कर रहे हैं। बताओ, इस पेज पे चिकन लिख दिया, किसी ने नोट्स बनाए थे इतनी मेहनत से। सुनो ध्यान दो, चुप हो जाएंगे, बात नहीं करना, ध्यान दो इधर। यार क्या CrCl3.6H2O क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। कह रहा है अगर इसके अंदर हम AgNO3 डालेंगे, ये वर्नर्स के ऊपर क्वेश्चन है, अगर इसके अंदर AgNO3 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 AgCl मिलेगा। क्या मिलेगा? इससे क्या पता लगता है कि भैया अगर आपको Cl मिल रहा है तो Cl पक्का बाहर। तो Cl पक्का क्या था? मेरी बात समझे? तो हम बोले अब तो क्वेश्चन ये है कि भैया इससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा बनेगा। तो बोलेंगे देखो अगर आपने इस कंपाउंड के अंदर AgNO3 डाला है और आपको 2 Cl बाहर मिला है, 2 Cl क्या मिला है, यानी कि 2 Cl बाहर ही था, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं इसका। सोचो इसका मुझे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है, इस चीज से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है, तो मुझे सेंट्रल मेटल एटम चाहिए जो कि क्रोमियम है। अच्छी बात है भाई। अब मुझे चाहिए लिगेंड, क्या चाहिए? और मैक्सिमम मेरे को 6 लिगेंड चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 6, मैक्सिमम 6 लिगेंड चाहिए मुझे। तो मैंने कहा देखो यार यहाँ पर 6H2O है और क्लोरीन भी है। अब मुद्दा ये है कि देखो 2 Cl बाहर निकल रहा है, मतलब 1 Cl अंदर है, तो मुझे 1 Cl को अंदर रखना पड़ेगा। अगर 1 Cl को अंदर रखा है और मुझे आगे कितने चाहिए लिगेंड? 6 लिगेंड चाहिए, तो पक्का मेरे को 5 H2O को अंदर रखना पड़ेगा। 5 H2O को अंदर रखना पड़ेगा। तो बाहर कौन कौन जाएगा? 6 में से 1 H2O बाहर जाएगा और 2 Cl क्या होगा? बाहर। तो 2 Cl और 1 H2O बाहर होता है। तो यही इसका आंसर है। वैसे एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्वेश्चन ये है COCl3 6NH3, उसमें डाला हमने AgNO3 डाला हमने, और हमें क्या मिलता है? 3 Cl मिलता है। कितना मिलता है? अगर 3 Cl मिलता है इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट के बाहर कितने Cl होंगे? 3 Cl। कितने Cl होंगे? तो कोबाल्ट की जगह आ जाएगा, और तीनों Cl बाहर है, यानी कि पूरा का पूरा NH3 अंदर है। तो NH3 कितनी बार हो गया बताओ? 6 बार। तो यही इसका आंसर है। समझ में आया? तो बहुत ही लॉजिकल है बेटा कि जितने भी Cl निकले उतने Cl बाहर, बाकी सारे बंदे अंदर, लेकिन मैक्सिमम 6 को अंदर रखना है। हम चाहते तो पूरा का पूरा 6 H2O अंदर रख दे, नहीं भाई, हमें रखना 6 है टोटल, लेकिन 1 Cl भी तो अंदर है, इसलिए 1 Cl रखा और 5 H2O रखा और 1 H2O को बाहर रख दिया। बात समझ आया? अब बताओ अगर मैं पूरे के पूरे H2O को अंदर रखूं और 1 Cl को भी अंदर रखूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 7। 7 पॉसिबल नहीं है हमारे लिए अभी, तो हम बोलेंगे कि भाई एक पानी को भी बाहर रखो, Cl को भी बाहर रखो और पानी को भी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो प्यारे बच्चों, अगला है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। पर ये जो लिखा है सब बकवास है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि मेटल और लिगेंड बॉन्ड बनाएंगे, बनाते हैं भाई, वो इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ भाई देता है। फिर मेटल एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, अगर मैं मेटल हूं, मैं इलेक्ट्रॉन मांग रहा हूं, तो मेरे पास खाली जगह होना चाहिए, भूख होनी चाहिए, तो सारी बातें हैं। फिर ये जो लिखा है यहाँ पर पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल, ये सब समझ में आएगा क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन पर करेंगे और इसको रीड करोगे, यूं समझ में आएगा, यूं अभी कराऊंगा नहीं आएगा। तो फटाफट VBT के बारे में हम क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। अच्छा VBT है मेन ये। अब VBT करने के लिए छोटी सी बात समझनी पड़ेगी आपको। छोटी सी बात क्या है, देखो यहाँ पर बात ये है, ये होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
इसमें हमने लिगेंड्स की औकात बताई है। इसको बताइए लिगेंड। जैसे मैं एक लिगेंड हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन देना है, तो मेरी औकात कैसी है, मैं स्ट्रांग हूँ कि वीक हूँ। डोनेट करने वाला बंदा स्ट्रांग है कि वीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हमने सीओ का रखा है, फिर सीएन को, फिर NO2 को, फिर EN को, NH3 को, EDTA को, इसके बाद के वीक ही स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक पानी है, पानी H2O, ये वीक है। तो एनसीईआरटी में पूरी सीरीज दी हुई है, आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, पर मैं कहूंगा 3, 5, 6 से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एक बार हमने स्ट्रांग याद कर लिया तो इसके अलावा जो भी आएगा वो क्या होगा, वीक, क्योंकि हमें यही पता करना है कौन है स्ट्रांग कौन है वीक। तो स्ट्रांग होता है CO, CN, NO2, EN, NH3, ये सब बात समझ में आ गया। अब वीवीटी करने के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ लिया, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब क्या है कि स्ट्रांग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स का अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट, उसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अब बात सुनो वीवीटी। अब वीवीटी पढ़ने, वीवीटी को करना है, वीवीटी की थ्योरी भी समझनी है तो क्वेश्चन समझेंगे। पहले बेसिक समझो, बेसिक। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 या फिर dsp2। जब sp3 होगा टेट्राहेड्रल बोलना, और dsp2 होगा स्क्वायर प्लेनर बोलना, ये याद करना है। अभी कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है सब समझ में आएगा, अभी बस हल्का समझो। फिर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए तो दो तरीके की बातें होगी, एक तो होगा sp3d2 या d2sp3, और ये ऑक्टाहेड्रल होते हैं। क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो ये केस बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो ये केस बनेगा। अब तुम बोलोगे हमें तो याद ही नहीं हो रहा है, क्वेश्चन करेंगे जो याद होगा, और क्वेश्चन यही आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको मजा आने लग जाएगा, 2 क्वेश्चन करेंगे और मजा आएगा। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिखाएगा जनरली, क्वेश्चन में ये लिखाएगा कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, बोलेगा बताओ मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब है कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, फिर बोलेगा लो स्पिन है कि हाई स्पिन है, डाया है कि पैरा है, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ये सब चीजें पूछेंगे आपसे, ठीक है। क्वेश्चन उठाते यही वाला, यही क्वेश्चन उठा लो और आपको समझा रहा हूं बढ़िया से। ये क्वेश्चन उठा लो, देखो क्वेश्चन है CO NH3 6 और बाहर की तरफ है +3, और क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि मुझे ये बता दे ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, कैसा कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन है कि लो, बहुत सारी बातें मैं बोल रहा हूँ। वीवीटी आप दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन करने के बाद, पहले सुन लो। कोबाल्ट है, इसको मानेंगे x, क्या मानेंगे x। अमोनिया का होता है 0 इक्वल टू में +3, तो आंसर आ गया x इक्वल टू, इसको जेब में रखे रहो। अरे जेब में रखो यार, इसको क्या कर रहे हो, रखो रखो यार, आगे बढ़ो। आप ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। अब आपको सबसे पहले कोबाल्ट लिखना है, क्या लिखना है, कोबाल्ट के बारे में बता दूं आपको मैं। 28 होता है, क्या होता है 27, और ये एग्जाम में गिवन होगा कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। तो पहले लिखो आप 27 कोबाल्ट, क्या लिखोगे 27 कोबाल्ट। अब ट्रिक सुनो, ट्रिक, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, और कुछ ऐसी ऐसी बातें हो जैसे मैंने आपको बताया, हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, या फिर कैसा आ जाए कि स्पिन बताओ, या बताओ कि मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, जो वहां पर लिखा हुआ था। कोई भी क्वेश्चन आ जाए और ये से पूछा हो मैग्नेटिक बिहेवियर, लो स्पिन, हाई स्पिन, डाया, पैरा, हाइब्रिडाइजेशन, तो इसी तरीका पहला स्टेप यही रहेगा, हर क्वेश्चन का एक ही स्टेप है। कोबाल्ट लिखो, यहाँ लिखो 3D, यहाँ लिखो 4S, सब क्वेश्चन में यही 3D 4S सब क्वेश्चन में। फिर जो 7 है 7 D के सर पे बिठा दो, और जो 2 है S के सर पे, यानी S के ऊपर हमेशा 2 जाता है। हाई नंबर D पे, लो नंबर S पे। अब अगला स्टेप है डायग्राम बनाना। इसके सामने 3 डायग्राम बनाओगे आप। पहला D के लिए 1 2 3 4 D ऑर्बिटल, फिर आप बनाओगे एक डब्बा S का, फिर बनाओगे आप 3 डब्बा P का, फिर एक और डब्बा बनाओगे 5 का, 1 2 3 4 5, ये D का। मेरी बात समझे नहीं समझे। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप D के इलेक्ट्रॉन भरना, 1 2 3 4 5, पहले 1 1, फिर 6 7, फिर S के इलेक्ट्रॉन 1 2, P में तो है नहीं, कुछ है नहीं। फिर अगले स्टेप क्या करोगे, चुप हो जाओ। अगला स्टेप होगा आपका कोबाल्ट का, चुप हो जाएंगे, कोबाल्ट का +3, क्योंकि कोबाल्ट है +3 में, किसमें +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन भागे, 3 इलेक्ट्रॉन, तो S से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बचेगा 3D में बचेगा 6, क्योंकि S से 2 जाएगा, यहाँ से 1। फिर आप दोबारा डायग्राम्स बनाओगे, क्या बोला मैंने, दोबारा डायग्राम्स बनाओगे, आप बनाओगे, मैं तो कॉपी मार दूंगा, ऑप्शन नहीं दे रहा, ये तो दे देना क्लोज, मैं तो कॉपी मार दूंगा, बनाओगे आप। डी में कितने भरने, डी में 6 भरने, कितने भरने, तो डी के अंदर आपको 6 भरने हैं, और एस को खाली करना है, सुन लो। तो डी के अंदर आपको एस तो पूरा खाली हो गया, एस तो गायब हो गया, और डी के अंदर 6 मतलब यहाँ पर 1 ही रहेगा बस। समझे मेरी बात, नहीं समझे, 6 का मतलब कितना है यहाँ पर, नहीं सॉरी 1 2, दोबारा पूरा ही खाली कर दो ना, इसको पूरा खाली करके दोबारा भर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, समझे मेरी बात को। तो डी के अंदर मैंने 6 भर दिया, ध्यान देंगे बढ़िया से। तो डी के अंदर मैंने 6 भर दिया, एस को पूरी तरह खाली कर दिया क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब अगला स्टेप ये होगा, अगला स्टेप ये होगा, आप बोलोगे NH3 है क्या ये, तो आप बोलोगे देखो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, NH3 इज स्ट्रॉन्ग। आपको बताया था वीक कौन होता है, स्ट्रॉन्ग कौन होता है। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, सब कुछ लिखा है, थ्योरी पढ़ाऊंगा दोबारा। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ना, आपको करना है यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करना है, पेयरिंग। मैं लिखा हुआ पढ़ाऊंगा आपको, मैं रफली बता रहा हूँ, पेयरिंग। तो इसका जो नया डायग्राम बनेगा ऐसा बनेगा, देखो इसका नया डायग्राम बनेगा ऐसा बनेगा, पेयरिंग के साथ, पेयरिंग के साथ। देखो 1 2 है यहाँ पे, इसको इसमें पेयर करो, और इसको इससे पेयर करो, देखिए डब्बे खाली हो गए, डब्बे क्या हो गए खाली, और आगे एक तो ऐसे ही, आगे P है ही, और D भी खाली पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, तो ये हमारा समझ में आया कि कोबाल्ट +3 बनाएंगे, और जब भी कोई स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे। अब क्या करना है, अब अगला स्टेप है कि कंपाउंड को बनाना। कंपाउंड आपका CO NH3 कंपाउंड क्या आपका बेटा, CO NH3 तो CO NH3 और NH3 और +3 जो भी है ये,
अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो डायग्राम्स है जो बन गया है इसमें आपको 6 भरने हैं अमोनिया। तो एक अमोनिया यहाँ भर दिया, एक अमोनिया यहाँ भर दिया, सुनते रहो, खाली डब्बे, एक अमोनिया यहाँ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 6 होगा क्या? तो ये हो गया D2, क्या हो गया? S1P3। तो बस हो गया, चला था। ये आ गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। और मैंने आपको बता दिया था D2P3 का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है? तो ये ऑक्टाहेड्रल है। आपको ज्योमेट्री मिल गई, ये ऑक्टाहेड्रल। अब सुनो, अंदर का ऑर्बिट इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पीछे का ऑर्बिट इस्तेमाल हुआ, सबसे अंदर का। तो ये इधर का ऑर्बिट जब भी इस्तेमाल हो ना, ये वाला ऑर्बिट, इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये। दूसरी बात और, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है? देखो मेरा हाथ है अकेले, बहुत तेज भाग रहा है, अनपेयर्ड है। क्या ये? अनपेयर्ड। अब मैंने जोड़ दिया, अब मूवमेंट स्लो हो गया। क्यों? तो इसलिए जब भी पेयरिंग होगी तो लो स्पिन। क्या बनेगा? लो स्पिन। मेरी बात समझे नहीं समझे? हम पहले डब्बे खाली करते हैं, फिर इसमें अमोनिया भरते हैं, तो लो स्पिन हो। क्या भाई? लो स्पिन इनर ऑर्बिटल। अब यहाँ पर आप बचपन से जानते हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर नहीं है, और जब कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना हो तो होता है पैरामैग्नेटिक। क्या होता है ये? तो ये पैरामैग्नेटिक है। क्या ये? पैरामैग्नेटिक। अरे सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। और जब भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो होता है डायामैग्नेटिक। मैंने गलत बोल दिया, डायामैग्नेटिक। तो बेटा ये डायामैग्नेटिक है। तो अब देखो, हमें हाइब्रिडाइजेशन पता लग गया, हाई लो स्पिन पता लग गया, अंदर का ऑर्बिटल यूज हुआ पता लग गया, इनर ऑर्बिटल पता लग गया, सब कुछ पता लग गया। अब इसकी थ्योरी पढ़ो, अब इसकी एक बार थ्योरी पढ़ लो आप लोग चाहो तो खुद ही पढ़ सकते। देखो पढ़ो थ्योरी। मेटल लिगेंड बॉन्ड समझ जाए। मेटल एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, खाली होना चाहिए, ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? डायामैग्नेटिक। लिखा है ना, अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक, अगर पेयर अनपेयर्ड हुआ तो पैरामैग्नेटिक। पिछले केस में सारे पेयर हो गए थे, क्या हो गए थे? इसलिए डायामैग्नेटिक है। फिर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो पेयरिंग होगा और इनर ऑर्बिटल बन जाएगा। अगर इनर ऑर्बिटल है, स्पिन कैसे होगी? लो स्पिन होगी, या फिर स्पिन पेयर्ड होगा। समझ रहे? अलग अलग नाम है ये। फिर अब लिखा क्या है कि अगर बाहर का ऑर्बिट इस्तेमाल हुआ, जैसे n-1 का मतलब अंदर का ऑर्बिट, और बाहर का ऑर्बिट इस्तेमाल हुआ तो nd का मतलब बाहर का ऑर्बिट, तो आउटर ऑर्बिटल बनेगा और हाई स्पिन होगा। ये सब आगे हम कर लेंगे। समझ आ रहा है बात? हाई स्पिन कब बनेगा? जब बाहर के ऑर्बिट इस्तेमाल होंगे, पेयरिंग नहीं होगी। ये थ्योरी थी, थ्योरी आप समझ गए होंगे। और समझाता हूं मैं, समझ में आया कि नहीं आया? आने चाहिए समझ में भाई, किसी भी हाल में। ठीक है, आगे देखो, आगे ये मैंने क्वेश्चन ट्राई, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं फटाफट। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखो वही वाला सेम क्वेश्चन है। हमने बोला है कि अमाइन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। पेयरिंग कराया हमने, पेयरिंग के बाद जो जगह खाली बची उन जगह में अमोनिया भर दिया। क्या भर दिया? अमोनिया। तो अमोनिया कैसे भरा है? D में 2, S में 1, P में 3, तो D2sp3, D2sp3। और क्या क्या लिखा हमने? फिर हमने क्या लिखा? देखो D2sp3 इसकी है हाइब्रिडाइजेशन। क्या इसकी? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है, अंदर का ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना है, लो स्पिन बना है, डायामैग्नेटिक क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई सबको? अब ये वाला क्वेश्चन सेम है, आप ट्राई करना। CN भी स्ट्रॉन्ग है। CN क्या है? देखो दोबारा सेम, हमने पहले आयरन लिखा, फिर आयरन का +3 लिखा, फिर हमने पेयरिंग कराया। क्या कराया? और जो भी खाली जगह उसमें भर दिया इलेक्ट्रॉन्स को। मेरी बात समझ पा रहे आप लोग? तो सेम क्वेश्चन है, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बोलते हैं? लो स्पिन वाला, लो स्पिन वाला ये बता रहा हूँ। देखो लो स्पिन वाला, देखो लो स्पिन वाला कोबाल्ट का, देखो कोबाल्ट का लो स्पिन, देखो लो स्पिन। प्यारे बच्चों, कोबाल्ट का लो स्पिन वाला देख लो। यहाँ लिखा है कोबाल्ट F6-3, कोबाल्ट F6। तो यहाँ से पहले X से मैंने वो निकालिया, X -6 -3 X +3। तो पहले तो मैंने कोबाल्ट देखा, क्या देखा? कोबाल्ट का लिखा 27 3d7 4s2। फिर इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को। अगली बार में मैंने कोबाल्ट का +3 बनाया, जो कि वो +3 में है। +3 बनाया तो 3d6 आया, बाकी सारे गायब हो गए। फिर मैंने क्या कहा कि भाई फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता ही नहीं है। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग, फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो ये डब्बे खाली नहीं होंगे। यानी अब जो इलेक्ट्रॉन्स भरने अब जो फ्लोरीन भरने स्टार्ट होंगे, कहाँ होंगे बताओ? बाहर की तरफ, आउटर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, आउटर की तरफ। तो जो खाली डब्बे, खाली S का है तो S में एक आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा P में 3 फ्लोरीन, फिर D आगे आता है, D ये होता है, ये होता है D, ये होता है S, ये होता है P, होता है D, और D में 2 फ्लोरीन। तभी तो कितने होंगे? देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये बनेगा sp3d2। और sp3d2 बन गया तो हमने सब कुछ पता लगा लिया। देखो D2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पैरामैग्नेटिक है, आउटर ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है, अंदर का इस्तेमाल नहीं हुआ, पेयरिंग नहीं हुई थी। हाई स्पिन होगा, क्यों? अकेला है, हाई, सारे इलेक्ट्रॉन अकेले हैं ना, हाई। और sp3d2 क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन। और ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ज्योमेट्री बताओ। sp3d2 का क्या है? ऑक्टाहेड्रल। देख लो ना आप लोग, sp3d2 का मैंने लिखवा दिया है, sp3d2 का मैंने लिखवाया, कहाँ लिखवाया है? ये रहा, sp3d2 होता है ऑक्टाहेड्रल। बस समझ में आ गई? तो फटाफट आगे बढ़ते हैं एक बार। सो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। टॉपिक का नाम है CFT। क्या नाम है बेटा? CFT। ध्यान दो सारे बच्चे, ध्यान दो। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है सुन लो। ज्यादा कुछ लिखने वाली बात नहीं, सिंपल है। ये है एक सेंट्रल मेटल एटम। अब लिगेंड जो है, लिगेंड Cl-NH3, उसको आएंगे बॉन्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेके। क्या लेके? तो सेंट्रल मेटल एटम के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और वो भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं।
तो अगर इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को मानेंगे कि नेगेटिव चार्ज, क्या मानेंगे? तो जब एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव के पास जाएगा तो रिपल्शन होगा, क्या होगा? क्योंकि देखो अगर मैं मेटल हूं तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो होगा, कुछ ना कुछ होगा, मेरे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होगा, और कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है मेरे पास, तो मेरे जो पास जो इलेक्ट्रॉन है और जो एक्स्ट्रा आ रहा है उनमें होगा रिपल्शन, क्या होगा? तो रिपल्शन के कारण डी ऑर्बिटल का टूटना, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो अभी हम पढ़ रहे हैं स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था, ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब अगर मान लो मैं कहता हूं मेरे पास आयरन है और 6 CN, 1 CN, 2 CN, 3 CN, 4 CN, 5 CN, 6 CN, अगर 6 CN मुझे घेर ले मेरे आयरन को, तो यहाँ पर टूटना स्टार्ट होगा ऑर्बिटल का। तो वही टॉपिक का नाम है टॉपिक बहुत सिंपल है, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। मतलब कि जब एक सेंट्रल मेटल एटम को 6 लिगेंड, कितने लिगेंड? 6 लिगेंड अगर घेर ले तो रिपल्शन के कारण उसके क्या होने वाला, देखो तो स्प्लिटिंग पढ़ रहे हैं हम। देखो तो हम ये मान रहे हैं कि जो ये फ्री मेटल एटम है हमारा, फ्री मेटल ये है, फ्री मेटल आयन है हमारा, उसका डी ऑर्बिटल ये है, डी ऑर्बिटल है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 उसमें डब्बे, 1 2 3 4 5 डब्बे, और ये एनर्जी लेवल है, क्या है एनर्जी लेवल। तो अभी उसकी एनर्जी नॉर्मल है, फ्री है ना, बिल्कुल अकेला है वो। अब क्या हुआ, अब बहुत सारे लिगेंड्स आके अप्रोच कर रहे हैं, लिगेंड्स आके अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, रिपल्शन के कारण थोड़ी एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ गई तो ये ऊपर लेवल पे चला गया, ठीक है। अभी भी बहुत सारे लिगेंड्स, उसको अभी भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, अप्रोच हो रहा है, तो इतना एनर्जी बढ़ गया कि टूट गया, ऑर्बिटल ही टूट गया, ऑर्बिटल ही टूट गया। तो ऑर्बिटल टूट गया ऐसे, तो टूटता है तो एक आता है लोअर एनर्जी लेवल पे और एक हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है, इसको बोलते हैं T2G, क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं EG, क्या बोलते हैं इसको? EG। और इनके बीच में जो गैप होता है उस गैप को बोलते हैं एनर्जी गैप, क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। समझ में आया? तो ये क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स ऑफ स्प्लिटेड ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल टूट गए उनके बीच का एनर्जी गैप है ये। अच्छा ये होता है सेंट्रल लाइन, इसको बैरी सेंटर कहते हैं, क्या कहते हैं? बैरी सेंटर। पर तुम्हें इतना नीट जरूरत नहीं है, इस सेंट्रल लाइन से ये जो है इसको बोलते हैं 3/5 डेल्टा नॉट एनर्जी, इसको बोलते हैं 2/5 डेल्टा नॉट, ठीक है। जहां डेल्टा नॉट का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया। तो एग्जाम में आएगा, पता क्या आएगा एग्जाम में? आएगा कि स्प्लिटिंग बताओ ऑक्टाहेड्रल में, तो ये डायग्राम बना के आना है, बात समझ में आया? और इसको अगर रीड करना है तो रीड कर सकते हो, मैंने बोल दिया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में होता क्या है कि मेटल एटम को किसका बोला ने, लिगेंड से अप्रोच करते हैं, तो उसके वाइब्रेशन के कारण, समझ रहे हो? तो इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर देखो ध्यान से, ये आपका फ्री मेटल है, फ्री मेटल आयन है, यह एवरेज एनर्जी, जब एनर्जी बढ़ जाता है स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में, मतलब जब स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड बनेगा, मतलब सब आके अप्रोच करेंगे, एक स्फेयर बनाएंगे, तब एनर्जी बढ़ जाएगी, और लास्ट में क्या जाएगा, स्प्लिटिंग। तो नोट कर लो। सो आगे ध्यान देंगे फटाफट। तो अपना मुद्दा ये रहेगा कि हमने ये पढ़ लिया, पढ़ेंगे हम स्प्लिटिंग। देखो मैंने पहले बोला क्रिस्टल फील्ड में होता क्या है, लिगेंड आके अप्रोच करते हैं, रिपल्शन के कारण टूट जाता है। तो अभी पढ़ रहे हैं स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। टेट्राहेड्रल में कुछ भी नहीं करना, उल्टा कर देना, नीचे 2 ऑर्बिटल आ जाएगा, ऊपर 3 ऑर्बिटल, बस फिर जो भी सब कुछ बदल जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। ये फ्री आयन है, ये एनर्जी इंक्रीज वाला है, और ये हो गया स्प्लिटिंग। क्या हो गया, सब कुछ सेम है, बस उल्टा हो गया। देखो पहले ऊपर 3/5 था, अब नीचे आ गया 3/5, और ऊपर हो गया 2/5, और जो बिल्कुल सब कुछ सेम, ठीक है। और ये एनर्जी का वो है, बात समझ में आ गया? तो ये हमारा क्रिस्टल फील्ड वाला काम खत्म होता है। अब अगला टॉपिक का ध्यान दो, चुपचाप ध्यान दो। टॉपिक का नाम है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ, टॉपिक का नाम है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए होता क्या है, समझते रहिए कि जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोई कॉम्प्लेक्स है, उसको अगर कहीं से एनर्जी मिलती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी लेवल से हाई तक जाता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो लो से हाई पर जाएगा, इसको बोलते हैं हम DD ट्रांजिशन लेना। समझ रहे बात को, अगर ध्यान दो। तो कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पीछे रीजन क्या है, तो पढ़ो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करते हैं, इट एब्जॉर्ब्स लाइट फ्रॉम विजिबल रेंज, जो हमें दिखाई दे, एंड ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर D एनर्जी लेवल टू हाई D एनर्जी लेवल, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है लो D से हाई D पे जाते हैं। दिस इज कॉल्ड DD ट्रांजिशन, क्या कहते हैं इसको? एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड कलर, और कलर के पीछे यही रीजन होता है। बस समझ में आ गया, एनर्जी को एब्जॉर्ब करे ना वो लोग, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। तो प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली बच्चों, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए। इंपॉर्टेंट है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। ये होता क्या, देखिए पहले समझो, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड किसे कहते हैं? तो कंपाउंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट 1 मेटल कार्बन बॉन्ड आर कॉल्ड
ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है, कोई भी कंपाउंड है जिसके अंदर मेटल और कार्बन का कम से कम एक बॉन्ड हो, कार्बन का और मेटल का, उसको बोलेंगे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। दोबारा पढ़ो, कंपाउंड्स विच हैव एट लीस्ट वन मेटल कार्बन बॉन्ड आर कॉल्ड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ये बस एक डेफिनेशन है। अब मेन मुद्दा ये टॉपिक हमारा ये है, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल का मतलब क्या है, देखो कार्बोनिल का मतलब होता है CO, तो हमें CO का और मेटल का, क्या मतलब मैंने, CO और मेटल का बॉन्डिंग दिखाना है कैसे हो रहा है। दोबारा बोल रहा हूँ, CO और मेटल का बॉन्डिंग दिखाना है कैसे हो रहा है। इसे समझाते बढ़िया, तो देखो इसमें होता क्या है, समझा रहा हूँ, डायग्राम समझाता हूँ, डायग्राम समझाता हूँ, डायग्राम से ध्यान दो। यहां पर एक मेटल है, ये मेटल है, मेटल, और ये इसके ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स, ठीक है, सारे ऑर्बिटल्स बने हुए, और यहां पर एक कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके ऑर्बिटल्स बने हुए। तो यहां पर होता क्या है, ये जो कार्बन है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर निकालता है और इसको भेजता है मेटल को, किसको भेजता है, और एक बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड। उसी टाइम पर पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है, मतलब होता और भी है, लेकिन वैसे बता रहा हूं, जो मेटल है, मेटल वो भी अपने इलेक्ट्रॉन निकालता है और आगे ट्रांसफर मार देता है। मेरी बात समझे। तो हो क्या रहा है, यहां से बनता है पाई बॉन्ड। क्या बनता है यहां से, पाई बॉन्ड। तो यहां पर एक अलग ही तरह का रिश्ता है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया, मैं भी दूंगा, इससे बॉन्ड बॉन्ड जो बड़ा अच्छा बनता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है। यही लिखा है देखो कि द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट व्हिच गिव्स स्ट्रेंथ। इसके वजह से बहुत स्ट्रेंथ मिलता है। तो व्हाट इज सिनर्जिक इफेक्ट, स्ट्रेंथ देना, कितना स्ट्रेंथ देना, मतलब आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, मैं भी दे रहा हूं, तो स्ट्रेंथ अच्छा बनेगा, बॉन्ड अच्छा बनेगा। तो द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग, मेटल से लिगेंड बॉन्डिंग, मेटल से, इसे मेटल से लिगेंड, मेटल से लिगेंड, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बताओ, जो मेटल है वो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या बात। तो इसे कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। अब यही स्टोरी मैंने यहां लिखी है, पढ़ सकते हो कि द मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब आपका जो लोन पेयर है, फाउंड बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर बाय द कार्बन, जो कार्बन का कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन दे। और पाई बॉन्ड कब बनता है, द मेटल कार्बन पाई बॉन्ड, जो मेटल है, मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में बॉन्ड कब बनता है, जब आपका जो मेटल है, डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, मेटल के ऑर्बिटल से उसके में जाए, तो डी ऑर्बिटल इनटू द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, मतलब जब मेटल से कार्बन के अंदर जाए इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, तो पाई बॉन्ड बनता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई बॉन्ड भी बनता है, जिसके, और जब मेटल खुद ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा सोचो। आज तक हमने सुना था कि भाई तू इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को, यहां पर उल्टा हो रहा है, मेटल को। आपको छोटे मोटे टॉपिक सुन लो, पहला ये कि यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में, मेडिसिन में मेटलर्जीज, पता क्या होता है मेटलर्जीज, मेटल को सेपरेट करने में, सोने से चांदी को हटाने में, ऐसी ऐसी चीजों में ना मेटलर्जी का मतलब है मेटल्स को सेपरेट करने में। अब मेरी बात सुनो, छोटी छोटी बातें, यहां पर एक टॉपिक है, सुन लो। एक टॉपिक होता है डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, और एक होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन वाले, कोऑर्डिनेशन वाले। तो देखो डबल सॉल्ट क्या है, ये आपके नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं, तो बजाओ। तो डबल सॉल्ट्स में क्या होता है, अगर पानी डालोगे, क्या डालोगे, पानी, तो ये कंप्लीटली अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा। लूज इन आइडेंटिटी होता है, लूज, लॉस इन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। और जब हमने बताया था आपको, जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पानी डालते हो टूटता ही नहीं है, तो क्या होगा, डू नॉट लूज आइडेंटिटी कंप्लीटली, आइडेंटिटी कंप्लीटली। बस समझ में आया। और इसके, सुन लो मेरी बात, डबल सॉल्ट के प्लीज एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसका एक एग्जांपल याद करना। कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल तुम्हें बहुत सारे पता ही है, ठीक है ना। तो डबल सॉल्ट का मोर सॉल्ट होता है एग्जांपल, मिल गया तो चलो मोर सॉल्ट, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तो बहुत सारे, तो आप थोड़ा सा डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में याद कर लेना। अब मेरी बात सुनो, कुछ टॉपिक होता है चैप्टर के अंदर जो एग्जाम में कभी नहीं आता। क्या टॉपिक का नाम है, जैसे कि बोलेंगे, बताओ, VBT का लिमिटेशन, VBT का लिमिटेशन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही रेयर, मतलब ये तो थोड़ी पूछता है आज के टाइम पे लिमिटेशन क्या है। वैसे बताओ, आपसे पूछ ले कि VBT का लिमिटेशन क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्या है, तो मैं फिर भी नहीं आता है, फिर भी आपको बोलूंगा कि कम से जैसे लिमिटेशन क्या है, VBT कभी नहीं बताता कि कौन सा वीक फील्ड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, VBT को ये पता ही नहीं है। तो 2 पॉइंट एग्जाम के लिए, 2 पॉइंट कम से कम आप तैयार कर लेना, पर एग्जाम में नहीं आता। इस प्रकार से चैप्टर में मैंने हर एक बात को डिस्कस कर लिया, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया, जैसे VBT क्या करता है, लिमिटेशन क्या है कि आपको ये नहीं बताएगा कौन सा वीक फील्ड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और ये कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ज्यादा कुछ कहता नहीं है। तो 2 लिमिटेशन हो गई। तो ऐसी छोटी, इतना कुछ आता नहीं है। इस प्रकार चैप्टर पूरी तरह खत्म हो गया। एंजॉय योर डे।